नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल मशीन्स में आज जानते हैं ट्रांसफार्मर के लॉसेज और एफिशिएंसी के बारे में और समझते हैं आयरन कोर पार्ट में लॉसेज फिक्स क्यों रहते हैं और जो वाइंडिंग में कॉपर लॉसेज हैं वो लोड के साथ किस तरह से बदलते हैं, एफिशिएंसी का लोड के साथ वेरिएशन किस तरह से होता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी की क्या कंडीशन है और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हैं इनके ऑपरेशन और डिजाइन में क्या अंतर है, समझते हैं लॉसेज एंड एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। यहाँ नीले फ्रेम में दिखाया गया ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक युक्ति है, स्टैटिक डिवाइस है। इसमें घूर्णन के साथ जो जुड़े हुए घर्षण के लॉसेज हैं, फ्रिक्शन लॉसेज या हवा को बहाने का जो लॉस होता है विंडेज, उस प्रकृति के लॉसेज नहीं है। इसलिए इसमें दक्षता के मान काफी अधिक हैं और केवल विद्युत प्रकृति के लॉसेज हैं जो लोह कोर भाग में लोह क्षतियां और कुंडलियों में धारा प्रवाह से होने वाली ओमिक क्षतियां कॉपर लॉसेज हैं। जरा इन लॉसेज को डिटेल से समझते हैं। जो ट्रांसफार्मर की क्रोड जिसके ऊपर वाइंडिंग बांधी जाती है, जिसमें कार्यकारी फ्लक्स बनाया जाता है, उसमें कार्य के दौरान भंवर धाराओं से और शैथिल्य से क्षतियां होती हैं और इन क्षतियों से विद्युत ऊर्जा उष्मा में उत्पन्न हो जाती हैं। जो ट्रांसफार्मर क्रोड में भंवर धारा क्षतियां हैं, एडी करंट लॉस है, और जो शैथिल्य क्षतियां हैं, हिस्टैरिसीस लॉस है, वो कोर पदार्थ के चुंबकीय गुणों पर निर्भर करता है। इसीलिए इन भंवर धारा क्षति और शैथिल्य क्षतियों को हम कोर लॉसेज या आयरन लॉसेज, लोह क्षतियां कहते हैं। ट्रांसफार्मर क्रोड के लोह चुंबकीय पदार्थ में एक छोटा आयतन जो लगभग 10⁻⁻10 मीटर क्यूब हो सकता है, जिसमें एक बड़ी संख्या में लगभग 10⁻18 लोह परमाणु अपनी स्पिन के कारण जो आणविक स्तर पे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बनते हैं, उन सब में एक सहकारिता की भावना बनाते हुए एक जैसा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बना लेते हैं और इस तरह की संरचना को हम डोमेन कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये सभी डोमेन यादृच्छिक रूप से रैंडम ओरिएंटेड रहती हैं और उनका परिणामी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और चुंबकीय प्रभाव शून्य होता है। लेकिन जब हम इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में स्वयं के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को अनुदिश कर देते हैं और ट्रांसफार्मर के प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र में जब चुंबकीय क्षेत्र अपनी दिशा बदलता है तो डोमेनों का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी अपनी दिशा बदलेगा और पावर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज में 1 सेकंड में 100 बार दिशा बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र में जब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण डोमेनों के चुंबकित और विचुंबकित होते हैं, दिशा बदलते हैं, तो डोमेनों के बीच में घूर्णन के विरुद्ध जो घर्षण होता है वो घर्षण विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदलता है और इस तरह की उष्मा क्षति को हम शैथिल्य क्षति कहते हैं। ध्यान रहे, एक रोटेटिंग मशीन में घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र में होने वाली शैथिल्य क्षतियों का मान सापेक्षता काफी अधिक होता है, जबकि एक ट्रांसफार्मर में प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र में जिसमें एक ही दिशा में चुंबकीय क्षेत्र दिशा बदलता है, अगर उसी दिशा में हम डोमेन की इजी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन को अनुदिश करते हैं तो हिस्टैरिसीस क्षतियों को, शैथिल्य क्षतियों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। डोमेन संरचना के कारण एक प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता H में पदार्थ के अंदर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण फ्लक्स घनत्व B का परिवर्तन H के परिवर्तन से पीछे रह के होता है और H की तुलना में B का पिछड़कर बदलना शैथिल्य हिस्टैरिसीस कहलाता है। वो एक सममित H के एक मान पे B के 2 मान वाला बंद पाश बनाता है जिसे हम शैथिल्य पाश कहते हैं। इस शैथिल्य पाश का ये जो आंतरिक क्षेत्रफल है वो उन ऊर्जा हानियों को बताता है जो लोह पदार्थ को देने पे भी वापस प्राप्त नहीं होती हैं और एक साधारण स्टील में शैथिल्य पाश अधिक चौड़ा और बड़ा होने के कारण ये लॉसेज ज्यादा हैं। स्टील में 3 से 5% सिलिकॉन ऐड कर देते हैं तो ग्रेन स्ट्रक्चर रिफाइन होने से हिस्टैरिसीस लूप एरिया छोटा हो जाएगा और लोह पदार्थ आयरन में एनिस्ट्रोपी है, वो एक दिशा विशेष में अपने चुंबकीय गुण बेहतर रखता है। अगर हम कार्यकारी चुंबकीय फ्लक्स की दिशा और आसानी से मैग्नेटाइज होने वाली दिशा में कोल्ड रोलिंग से ग्रेन का ओरिएंटेशन करके मिलान कर देते हैं तो ऐसे CRGO कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील में हिस्टैरिसीस पास काफी छोटा हो जाता है। आधुनिक जो एमोर्फस आयरन मटेरियल हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें भी इस तरह के आयरन लॉसेज कम होते हैं। जो हिस्टैरिसीस लॉस हैं वो पदार्थ के
आयतन, हमारी आपूर्ति की फ्रीक्वेंसी और अधिकतम फ्लक्स घनत्व जिसमें हम पदार्थ को इस्तेमाल कर रहे हैं उनके साथ साथ पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करते हैं। और एक स्टीमेंट्स ने हमें एक सूत्र दिया जिसमें किसी पदार्थ के वॉल्यूम V में F फ्रीक्वेंसी की स्थिति में शैथिल्य छतियां अधिकतम फ्लक्स घनत्व की लगभग 1.6 घात के बराबर है। और अलग अलग पदार्थों में ये जो स्टीमेंट्स कांस्टेंट है वो अलग अलग होने पे लॉस की मात्रा भी अलग अलग होगी। CRGO सिलिकॉन स्टील में ये सापेक्षता कम है। ट्रांसफार्मर में कुंडलियों में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए लोह क्रोड में एक समय प्रत्यावर्ती फ्लक्स की उत्पत्ति की जाती है और वही कार्यकारी फ्लक्स लोह क्रोड के चालक पदार्थ में भी समय के साथ परिवर्तनशील फ्लक्स जुड़ाव बना के प्रेरित विद्युत वाहक बल से इस तरह से गोल गोल घूमने वाली धाराएं जिन्हें हम भंवर धारा या एडी करंट्स कहते हैं उनकी उत्पत्ति कर देता है। अगर एक ठोस लोह क्रोड की बजाय हम छोटी छोटी परतों में पटलित लेमिनेटेड लोह क्रोड का इस्तेमाल करें जिसमें एक परत की मोटाई 0.3 mm या 0.25 mm ले और दो परतों के बीच में वार्निश का इंसुलेशन ले तो एक परत में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल की भंवर धारा है वो दूसरी परत में प्रवाहित नहीं हो पाएगी। भंवर धाराओं के रास्ते का प्रतिरोध काट क्षेत्रफल कम होने से अधिक होने से भंवर धाराओं और भंवर धाराओं से होने वाली क्षतियों का मान कम हो जाएगा। साथ ही जब हम सिलिकॉन स्टील बनाते हैं, स्टील में सिलिकॉन ऐड करते हैं तो पदार्थ की प्रतिरोधकता बढ़ने से भी भंवर धाराओं के मान और उनकी क्षतियों में कमी आ जाती है। अध्ययन से पाया गया कि भंवर धारा क्षति अधिकतम कार्यकारी फ्लक्स के वर्ग अनुपात में है और फ्लक्स लगाए गए विभव के समानुपाती फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी के प्रोडक्ट के अनुसार बनता है। तो अगर हम नियत फ्लक्स घनत्व के साथ इस्तेमाल करते हैं लोह क्रोड को तो भंवर धारा क्षति आवर्ती के वर्ग अनुपात में है और अगर एक नियत विभव पे ट्रांसफार्मर क्रोड को इस्तेमाल किया जाए तो फ्रीक्वेंसी और अधिकतम फ्लक्स घनत्व का गुणनफल नियत रहने से भंवर धारा क्षतियां नियत रहेगी। तो एक नियत विभव के ऑपरेशन में चाहे हमारी मशीन किसी भी आवृत्ति पर इस्तेमाल की जाए भंवर धारा क्षतियां नियत रहती हैं और वो लगाए गए विभव के वर्ग अनुपात के समानुपाती है। एक लोह क्रोड में भंवर धारा और शैथिल्य से जो लोह क्षतियां होती हैं वो कोर में फ्लक्स या फ्लक्स घनत्व और फ्रीक्वेंसी के मान पर निर्भर करती हैं और ये जो लोह क्रोड में होने वाली लोह क्षतियां हैं वो ट्रांसफार्मर पे क्या धारा भार लगाया गया है उस पर निर्भर नहीं करती हैं। भार बदलने के बावजूद भी क्रोड में फ्लक्स का मान नियत रहने पर ट्रांसफार्मर को नियत फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करने के कारण ये जो आयरन लॉसेज हैं वो नियत रहते हैं, इसलिए इनको कांस्टेंट लॉसेज भी कहा जाता है। और एक ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस का मापन करने के लिए हम एक ओपन सर्किट या नो लोड टेस्ट कंडक्ट करते हैं जिसमें प्राथमिक कुंडली को रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी की प्रत्यावर्ती आपूर्ति से जोड़कर द्वितीयक कुंडली के सिरों को खुला छोड़ देते हैं। द्वितीयक में धारा नहीं होने से द्वितीयक कुंडली में किसी भी प्रकार के ओमिक कॉपर लॉस नहीं है। प्राथमिक की धारा सामान्य भार धारा से केवल 2 से 5% होने के कारण वाइंडिंग के प्रतिरोध में अल्प नो लोड करंट की ओमिक कॉपर लॉस को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। और क्योंकि रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसफार्मर क्रोड का प्रयोग हो रहा है तो ऐसी स्थिति में ट्रांसफार्मर की लोह क्षतियां निर्धारित रेटेड मान की इस वोल्टमीटर की रीडिंग से प्राप्त हो जाएगी। तो नो लोड टेस्ट या ओपन सर्किट टेस्ट में जब रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी की सप्लाई दी जाती है, सेकेंडरी ओपन है, तो वोल्टमीटर की रीडिंग आयरन लॉस को मेजर करती है। ट्रांसफार्मर की चालक कुंडली के फेरों की लंबाई, काट क्षेत्रफल और पदार्थ की प्रतिरोधकता के अनुसार वाइंडिंग में कुछ प्रतिरोध है और इस प्रतिरोध में ट्रांसफार्मर के भार के दौरान जो धारा प्रवाह होता है उस धारा प्रवाह से प्रतिरोध में ओमिक I2R कॉपर लॉसेज होते हैं। और एक ट्रांसफार्मर की अगर प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध R1 है, धारा I1 है तो प्राथमिक के ओमिक कॉपर लॉस I2R और द्वितीयक के प्रतिरोध में द्वितीयक की धारा के ओमिक कॉपर लॉस I2R2 अगर हम जोड़ दें तो ये कुल कॉपर लॉस हो जाएंगे। अध्ययन की सुविधा के लिए हम ट्रांसफार्मर की किसी भी एक साइड के पैरामीटर को दूसरी साइड अगर रूपांतरित कर देते हैं और द्वितीयक प्रतिरोध अगर प्राथमिक में रूपांतरित होकर R2 हो जाता है और कुल प्रतिरोध R1 प्राथमिक का कुंडली प्रतिरोध और R2 द्वितीयक का कुंडली प्रतिरोध रेफर टू प्राइमरी अगर कैपिटल R1 कुल प्राथमिक में तुल्य प्रतिरोध हो और प्राथमिक में धारा I1 हो तो कॉपर लॉस को I1/R1 या इसी तरह से सभी प्रतिरोधों को द्वितीयक कुंडली में रेफर करने पर I2/R2 लिख सकते हैं। हम सामान्य रूप में ट्रांसफार्मर के कॉपर लॉस को I2R लिख सकते हैं। और अगर एक ट्रांसफार्मर का भार परिवर्तनशील है तो स्पष्ट है वाइंडिंग में कॉपर लॉस भार धारा के वर्ग के समानुपाती है। पूर्ण भार धारा फुल लोड करंट
पे जो कॉपर लॉसेज हैं उन्हें फुल लोड कॉपर लॉस PCU फुल लोड कहते हैं, वो I फुल लोड स्क्वायर R हो जाएंगे। और अगर किसी दूसरे भार पे हमारी भार धारा फुल लोड की X गुना है तो हम पाते हैं कि X भार पर कॉपर लॉस PCU X बार की धारा का वर्ग और प्रतिरोध का गुना फुल लोड कॉपर लॉस का X स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। और अगर भार 10%, 20%, 30, 50, 1/√2, 0.8, 1.1 बदले तो वर्ग अनुपात में अगर ट्रांसफार्मर की फुल लोड कॉपर लॉस 100 वाट हो तो 10% भार पे कॉपर लॉस 100 गुना कम केवल 1 वाट होगा। 20% भार पे ये पूर्ण भार कॉपर लॉस का 4% 4 वाट होगा। 30% पे 9% 9 वाट होगा। इसी तरह से आधे भार पे हमारे कॉपर लॉस आधे का वर्ग 1/4 25 वाट होगा। और अगर हमारा भार 1/√2 हो तो कॉपर लॉस आधे हो जाएंगे। इसी तरह से अगर ट्रांसफार्मर का भार पूर्ण भार से 10% कम हो तो हमारे लॉसेज 19% कम केवल 81 वाट होंगे। वहीं अगर अति भार 10% हो और हमारा कुल भार फुल लोड से भी 10% अधिक हो तो हमारे लॉसेज 21% अतिरिक्त होकर 121 वाट हो जाएंगे। एक ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस हैं वो धारा के वर्ग के समानुपाती बदलते हैं। वो अति भार की स्थिति में तेजी से अधिक हो जाते हैं और कम भार की स्थिति में काफी कम रहते हैं। एक ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉसेस की गणना शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करके प्राप्त की जाती है और ट्रांसफार्मर की लो वोल्टेज साइड सेकेंडरी बनाते हुए एक मोटे तार से एमीटर जोड़कर शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है और प्राइमरी वाइंडिंग को सामान्य से काफी कम वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाकर ऑटो ट्रांसफार्मर की मदद से दिया जाता है। और जिस वोल्टेज पे दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी के एमीटर रेटेड करंट इंकित करते हैं उस समय वॉट मीटर की रीडिंग ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग में फुल लोड कॉपर लॉसेज की जानकारी दे देगी। और अगर ये टेस्ट किसी और भार धारा पे किया गया है तो जिस भार धारा पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट कंडक्ट किया जाता है उस भार धारा पे कॉपर लॉस वॉट मीटर की रीडिंग से प्राप्त हो जाएंगे। लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट की स्थितियों में फुल लोड करंट प्रवाहित करने के लिए ट्रांसफार्मर को नॉर्मल रेटेड वोल्टेज की तुलना में 5 से 8% वोल्टेज पर्याप्त रहती है। कम वोल्टेज पे कोर में फ्लक्स का मान कम होने पर आयरन लॉसेज को नगण्य माना जा सकता है और ऐसी स्थिति में दोनों वाइंडिंग में धारा प्रवाह से ओमिक प्रतिरोध में जो कॉपर लॉसेज हो रहे हैं उसे ये प्राइमरी में लगा हुआ एक ही वॉट मीटर मेजर करके बता देता है। ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस और कॉपर लॉस के अलावा अल्प मात्रा में स्ट्रे लॉसेज जिनकी एग्जैक्ट जानकारी और कैलकुलेशन संभव नहीं है वो और इंसुलेटिंग मटेरियल में डाइलेक्ट्रिक लॉसेज भी होते हैं। ट्रांसफार्मर की कार्य के दौरान जो क्षरण फ्लक्स होता है लीकेज फ्लक्स होता है वो ट्रांसफार्मर टैंक के चालक पदार्थ वाइंडिंग के कंडक्टर्स कोर को जोड़ने वाले चैनल और बोर्ड इत्यादि में भी प्रेरित विद्युत वाहक बल से भंवर धाराओं के सर्कुलेशन से जो लॉसेज बनाता है उन्हें हम स्ट्रे लॉसेज कहते हैं। इसी तरह से ट्रांसफार्मर में क्रोड और वाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन और कूलिंग के लिए जो हम ट्रांसफार्मर ऑयल इस्तेमाल करते हैं और कोर में वाइंडिंग से इंसुलेशन और दो वाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन और वाइंडिंग में इंटरलेयर इंसुलेशन के लिए जो दूसरे सॉलिड इंसुलेटर हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में अल्टरनेटिंग पोलराइज किया जाता है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में डाइलेक्ट्रिक लॉसेज थोड़ी मात्रा में होते हैं। एक ट्रांसफार्मर की बेहतर डिजाइन से हम लीकेज फ्लक्स को कम रख सकते हैं। पदार्थों के अप्रोप्रिएट सही चयन से स्ट्रे लॉसेज और डाइलेक्ट्रिक लॉसेज को नेग्लिजिबली स्मॉल रखा जा सकता है। एक ट्रांसफार्मर की दक्षता उसकी रियल आउटपुट पावर और उसी के संगत इनपुट पावर का अनुपात है। ध्यान रहे ट्रांसफार्मर की पावर रेटिंग को हम अपरेंट पावर केवीए में मेजर करते हैं लेकिन यहाँ दक्षता कैलकुलेशन में आउटपुट पावर और इनपुट पावर को रियल वॉट पावर में मेजर करना है। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जिसे बहुत बेहतरीन तरीके से डिजाइन और मटेरियल सिलेक्शन से बनाया गया है इसलिए उसकी दक्षता सभी विद्युत यंत्रों में सबसे अधिक। एक व्यवहारिक ट्रांसफार्मर की दक्षता 99.5% तक आंकी जा सकती है। ऐसी स्थिति में ये जो आउटपुट पावर और इनपुट पावर है इनके मान काफी सन्निकट हैं और अगर हम आउटपुट और इनपुट पावर को मेजर करके दक्षता निकालते हैं और इनके मापन में कोई हल्की त्रुटि आ गई है तो हमारे दक्षता मापन में भी वो त्रुटि रिफ्लेक्ट हो सकती है। इसलिए ज्यादा बेहतर रिजल्ट प्राप्त करने के लिए हम लॉसेज की गणना से दक्षता गणना पसंद करते हैं और आउटपुट पावर में जब हम लॉसेज को ऐड करके इनपुट पावर निकालते हैं तो इस तरह की गणना से अगर आउटपुट पावर में मेजरमेंट में कोई
कोई दोष आ गया है तो वो न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में बराबर रिफ्लेक्ट होकर दक्षता गणना में त्रुटियों को कम कर देगा और लॉसेज को जो कम मात्रा में है ज्यादा प्रिसाइज तरीके से मापन करते समय सहूलियत रहेगी। तो इस तरह से अगर हम दक्षता गणना करते हैं तो मेजरमेंट एक्यूरेसीज बढ़ जाएगी। और यहाँ ट्रांसफार्मर में दो तरह के लॉसेज हैं, एक आयरन लॉस है जो भार धारा बदलने पे भी अगर रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेशन है तो नियत रहते हैं, और इन आयरन लॉसेज को हम ट्रांसफार्मर पे नो लोड टेस्ट या ओपन सर्किट टेस्ट कंडक्ट करके ज्ञात कर सकते हैं। वहीं जो दूसरे लॉसेज हैं वो वाइंडिंग में ओमिक कॉपर लॉस हैं जो भार धारा के वर्ग अनुपात में बदलते हैं, और इन्हें ज्ञात करने के लिए किसी एक विशिष्ट भार पे जब हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं तो उस भार के कॉपर लॉस हमें ज्ञात हो जाएंगे। और अगर शॉर्ट सर्किट टेस्ट में वो भार धारा पूर्ण भार धारा है, फुल लोड करंट है, तो हमारे शॉर्ट सर्किट टेस्ट में वॉटमीटर रीडिंग से फुल लोड कॉपर लॉस हमें ज्ञात हो जाएंगे। एक ट्रांसफार्मर में भार धारा के परिवर्तन के साथ कोर में लॉसेज का परिवर्तन, वाइंडिंग में कॉपर लॉसेज का परिवर्तन और ट्रांसफार्मर की दक्षता में परिवर्तन यहाँ इस चित्र अनुसार है। और भार धारा बढ़ने पर अगर ट्रांसफार्मर को रेटेड वोल्टेज रेटेड फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट किया है, कोर में फ्लक्स का मान नियत है, तो कोर लॉसेज भार धारा के साथ अपरिवर्तित नियत रहते हैं, इसीलिए हम कोर लॉसेज को फिक्स लॉस नियत क्षतियां भी कहते हैं। वहीं कॉपर लॉस धारा के वर्ग अनुपात में धारा बढ़ने पर तेजी से बढ़ते हैं। जब हम भार धारा बढ़ाते हैं तो आउटपुट पावर तेजी से बढ़ती है, आउटपुट पावर की तुलना में लॉसेज का वृद्धि हल्की मात्रा में है, इसलिए शुरुआत में भार धारा बढ़ने पर एफिशिएंसी तेजी से बढ़ती है। ट्रांसफार्मर की किसी एक भार धारा पे नियत कोर लॉस परिवर्तनशील कॉपर लॉस के बराबर हो जाते हैं और उस स्थिति में दक्षता अधिकतम प्राप्त हो जाती है। और अब अगर भार बढ़ाते हैं तो हमारा आउटपुट तो बढ़ता है, लेकिन कॉपर लॉस में जो तेज वृद्धि हो रही है वो दक्षता के मान में हल्की कमी प्रदान करती है। तो दक्षता शुरू में भार बढ़ाने पे तेजी से बढ़ती है, जहां आयरन लॉस और कॉपर लॉस बराबर हो जाते हैं, अधिकतम हो जाती हैं, और उसके बाद हल्की घटने लगती है। अगर एक ट्रांसफार्मर की फुल लोड करंट आई है, रेटेड वोल्टेज V है, तो VI उसकी रेटेड अपरेंट पावर है। और अगर ट्रांसफार्मर पूर्ण भार की तुलना में X भार पर कार्य कर रहा है तो धारा XI होने पर ट्रांसफार्मर की पावर रेटिंग XVI हो जाएगी। और अगर वो पावर फैक्टर वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल θ2 के साथ cos θ2 बनाता है तो हमारा आउटपुट रियल पावर XVI cos θ2 हो जाएगी। और इस आउटपुट में हम आयरन लॉस और X भार पे जो कॉपर लॉस है, जो फुल लोड कॉपर लॉस का x स्क्वायर गुना है, उसे अगर हम जोड़ के इनपुट निकाल लेते हैं तो आउटपुट और इनपुट का रेशो हमारी दक्षता भार x के साथ किस तरह से परिवर्तित होती है वो यहाँ पीली हाईलाइट में दर्शाया हुआ है। अगर न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x भार का भाग दे देते हैं तो हमारा न्यूमेरेटर VI cos θ एक नियतांक हो गया है, और डिनोमिनेटर में VI cos θ के साथ यहाँ x का भाग देने पे आयरन लॉस बटा x बाहर आ गया है, और वहीं ये x स्क्वायर x से बाहर होकर खाली x PCU फुल लोड रह गया है। दक्षता के भार x के साथ परिवर्तन का ये जो स्वरूप है उसमें न्यूमेरेटर नियतांक है, और अधिकतम दक्षता की स्थिति में यह डिनोमिनेटर फंक्शन मिनिमम हो जाए तो दक्षता हमारी मैक्सिमम हो जाएगी। मैक्सिमा और मिनिमा दोनों पे फर्स्ट डेरिवेटिव को x के साथ अवकलन करके शून्य के बराबर रखने पर हमें अधिकतम दक्षता की स्थिति प्राप्त हो सकती है। और यहाँ न्यूमेरेटर नियतांक है, सिर्फ डिनोमिनेटर में हर में भार x आ रहा है तो हर को न्यूनतम की स्थिति के साथ प्रथम अवकलन को 0 करके हम अधिकतम दक्षता की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। दक्षता के इस सूत्र में न्यूमेरेटर में परिवर्तनशील x राशि नहीं है, ये नियतांक है। जो भार x में परिवर्तन है वो सिर्फ डिनोमिनेटर हर फलन में है। इस हर फलन को x के साथ प्रथम अवकलन 0 रखकर हम अधिकतम दक्षता की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जब डिनोमिनेटर फंक्शन का प्रथम अवकलन 0 होगा तो वो या तो मैक्सिमा है या मिनिमा है, और जांच से पता लगेगा कि वो स्थिति मिनिमा की स्थिति है तो वो संगत दक्षता अधिकतम बताएगी। अगर इसे हम अवकलन करें तो VI cos θ2 x के साथ नियतांक कोई x नहीं रखता तो उसका अवकलन 0 हो जाएगा। 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर लिखने पर PI कांस्टेंट है, और यहाँ x के साथ PCU फुल लोड भी कांस्टेंट है तो x के साथ अवकलन PCU फुल लोड हो जाएगा। हल करने पर आयरन लॉस का मान x स्क्वायर PCU फुल लोड आ गया है, और x स्क्वायर PCU फुल लोड x लोड पर कॉपर लॉस है, तो जिस भार धारा पे परिवर्तनशील कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर हो जाता है उस भार धारा पे हमारा डिनोमिनेटर फंक्शन मिनिमम है, और ये अनुपात
दक्षता अधिकतम हो जाएगी, ऐसा हम सिद्ध कर सकते हैं। तो अधिकतम दक्षता की स्थिति हो गई है वो फ्रैक्शनल भार x जिस पर आयरन लॉस और कॉपर लॉस बराबर हो जाते हैं, उस भार धारा पे हमें अधिकतम दक्षता प्राप्त होगी। अधिकतम दक्षता की स्थिति में वेरिएबल कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर हो गया है, तो आयरन लॉस और कॉपर लॉस के जोड़ को हम 2 गुना आयरन लॉस कह सकते हैं। और आउटपुट में आउटपुट प्लस लॉसेज को जोड़कर ये जो दक्षता हमने उस x बार जिस पर कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर था उसकी गणना करके x का मान यहाँ प्रतिस्थापित करके हम अधिकतम दक्षता की गणना कर सकते हैं। और ये एक्सप्रेशन स्पष्ट बता रहा है अगर हम ट्रांसफार्मर का ऑपरेटिंग पावर फैक्टर सुधारते हैं तो हमारा आउटपुट तो बढ़ता है, लेकिन लॉस पावर फैक्टर पर निर्भर नहीं करते हैं, वो यथावत रहते हैं। तो हमारा ये अनुपात अगर शक्ति गुणांक बेहतर होगा तो अधिक हो जाएगा, तो यूनिटी पावर फैक्टर सर्वश्रेष्ठ पावर फैक्टर पे अधिकतम दक्षता का मान अधिक होगा और लोअर पावर फैक्टर पे अधिकतम दक्षता और समान भारा पे दूसरी दक्षता के मान घट जाएंगे। तो स्पष्ट है एक ट्रांसफार्मर की दक्षता भार का शक्ति गुणांक सुधारने पर बेहतर बनती है। और अगर भार का शक्ति गुणांक 0 है तो हम आउटपुट तो नहीं प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर में लॉसेज होंगे और ऐसी स्थिति में ट्रांसफार्मर की दक्षता न्यूनतम 0 प्राप्त हो जाएगी। तो दक्षता पावर फैक्टर अधिक होने पे अधिक होगी। एक और बात यहाँ समझनी जरूरी होगी कि हमारा ये 0.8 पावर फैक्टर चाहे लैग हो या लीड हो, ट्रांसफार्मर की दक्षताएं दोनों लीड और लैग पावर फैक्टर में एक समान तरीके से गणना होगी। पावर सिस्टम में ऑपरेशन के दौरान ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता को प्राप्त करने के लिए जिस भार धारा पे ट्रांसफार्मर अधिकांश समय पे काम करता है उसी भार धारा पे वेरिएबल कॉपर लॉस को आयरन लॉस के बराबर रखा जाता है, ताकि ट्रांसफार्मर ऑपरेशन के दौरान अधिकतम दक्षताओं के साथ इस्तेमाल किया जा सके। अगर एक ट्रांसफार्मर को पूर्ण भार धारा पे ही अधिकांश समय इस्तेमाल किया जाता है तो उसकी अधिकतम दक्षता भी पूर्ण भार पर प्राप्त की जाती है और पूर्ण भार पे कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर रखे जाते हैं। हम बड़े ग्रिड सबस्टेशन पे एक से अधिक ट्रांसफार्मर को समांतर में संचालित करते हैं और भार में कमी आने पे इन ट्रांसफार्मर को परिपथ से अलग हटा के उनके आयरन लॉसेस को भी बचाया जाता है और भार आने पे सभी ट्रांसफार्मर को आपस में समांतर में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर एक सबस्टेशन पे सबस्टेशन क्षमता का केवल 50% भार है और सभी ट्रांसफार्मर समान क्षमताओं के हैं तो हम कुल ट्रांसफार्मरों की आधी संख्या में ही ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ 4 ट्रांसफार्मर के बजाय 2 ट्रांसफार्मर को तो सप्लाई से कनेक्ट रखेंगे और 2 को सप्लाई से HV और LV दोनों तरफ से सर्किट ब्रेकर की मदद से काट देंगे। और ऐसी स्थिति में ये आधे नंबर जो ट्रांसफार्मर हैं वो भी पूर्ण भार स्थितियों में ही काम करेंगे और ऐसे पावर ट्रांसफार्मर में ऑपरेशन की अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए पूर्ण भार पे कॉपर लॉस को आयरन लॉस के बराबर रखा जाता है। वहीं पावर सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कंज्यूमर के पास अकेले कंज्यूमर को सप्लाई देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और चाहे कंज्यूमर का भार कितना भी क्यों ना हो, इन्हें पूरे 24 घंटे लगातार एनर्जाइज रहना होता है। तो ऐसे ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड में लोड दिन के अधिकांश समय पे काफी कम अल्प मात्रा में रहता है और केवल पीक लोड की कंडीशन पे ही ट्रांसफार्मर प्राइमरी और सेकेंडरी में पूर्ण भार स्थितियों पर आते हैं। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में जो फिक्स्ड आयरन लॉस हैं वो तो लगातार 24 घंटे नियत मान के होते हैं, चाहे ट्रांसफार्मर में भार कितना भी क्यों ना हो। तो ओल्ड डे एफिशिएंसी को अधिक रखने के लिए फिक्स्ड आयरन लॉस को कम करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है और कॉपर लॉस केवल तभी ज्यादा होंगे जब थोड़े से समय के लिए ट्रांसफार्मर फुल लोडेड होता है, अन्यथा कॉपर लॉस अंडर लोडेड कंडीशन पे सामान्यतः कम रहते हैं। तो ऐसे ट्रांसफार्मर में पूरे दिन भर की दक्षता को एनर्जी दक्षता के रूप में आउटपुट एनर्जी अपॉन इनपुट एनर्जी के रूप में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो अधिकतम ओल्ड डे एफिशिएंसी प्राप्त करने के लिए ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में फिक्स्ड आयरन लॉस को फुल लोड कॉपर लॉस का 1/4 या उससे भी कम रखा जाता है, ताकि ट्रांसफार्मर जब आधे या कम लोड पे अधिकांश समय काम करता है तो अधिकांश समय उसकी दक्षता अधिकतम बनी रहे। उम्मीद है आज की इस लर्निंग वीडियो से ट्रांसफार्मर के आयरन और कॉपर लॉसेज किस तरह से लोड के साथ परिवर्तनशील है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आपको ये भी जानकारी प्राप्त हो गई है कि ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता के लिए वेरिएबल कॉपर लॉस जिस भार पे आयरन लॉस के बराबर होंगे उसी भार पे अधिकतम दक्षता प्राप्त होगी। पावर ट्रांसफार्मर फुल लोड पे अधिकतम दक्षता रखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता पार्शियल हाफ लोड या इससे भी कम लोड पे रहती है। इस लर्निंग वर्क को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नोट्स को प्राप्त करने के लिए चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन बटन दबाकर प्राप्त करें। थैंक यू वेरी मच।